सुनिए, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी थी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का एक आगे का टॉपिक पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की, अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, है ना। और तो नहीं आया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो सबसे पहले तो काम कर रहे हैं वर्क कैलकुलेट करना है। मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, और ये मैं एक्सिस ले लेता हूं यहाँ पर, ये एक्सिस ले ली, एक रेफरेंस एक्सिस ले ली, ठीक है। अब एक डाइपोल है और वो डाइपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, ये डाइपोल हो गया। इस डाइपोल का जो अभी एंगल है ना इस एक्सिस के साथ, वो थीटा आई है। थीटा आई मतलब मान लो इनिशियल एंगल। अब इस डाइपोल को हम लोग रोटेट करा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे करके, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। पहले थीटा आई था, अब इस एक्सिस के साथ इसका एंगल हो गया थीटा एफ। अब ये बताओ सबसे पहले तो 1 2 3 4 6 चार्ज दिख रहे हैं क्या किसी को? कोई ऐसा है जिसको 6 चार्ज दिख रहे हो, क्यू चार्ज 6 दिख रहे हो? जल्दी बोलो। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर 6 क्यू है? नहीं लग रहा? फिर ठीक है। देख भाई, ये डाइपोल है, पहले ऐसे रखा हुआ है थीटा आई एंगल पे, है ना, ये थीटा ए वाला। फिर हमने इसको रोटेट कराया थीटा फाइनल एंगल पे। क्योंकि हम रोटेट करा रहे हैं तो याद करो, रोटेट करने के लिए हम लोग टॉर्क का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे देखना, लेट डी डब्ल्यू इज वर्क टू रोटेट डाइपोल टू डी थीटा एंगल। मतलब हमने जो एंगल लिया है यहाँ पर वो डी थीटा है और उसके लिए डी डब्ल्यू वर्क हो रहा है। जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ, क्योंकि हम रोटेशन वाला वर्क निकाल रहे हैं तो टॉर्क आ गया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया टाउ और साथ में कितना, डी थीटा। टाउ टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, टाउ बराबर कितना, पीई साइन थीटा। ये टॉर्क हो गया, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। बप्पन भाई आ गए। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया टाउ, टाउ की जगह कितना, पीई साइन थीटा साथ में डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा और डी थीटा। ये तो हमारे पास जो वर्क आ गया वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए। लेकिन हमें तो कहां से कहां तक निकालना है, थीटा आई से लेकर थीटा फाइनल तक। तो क्या करना पड़ेगा, अब इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ। यहाँ पर डी डब्ल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा। लिमिट लगा देता हूँ एंगल की, थीटा आई से लेकर थीटा एफ तक। आई मतलब इनिशियल एंगल, एफ मतलब फाइनल वाला। डी डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, पीई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आई से लेकर थीटा फाइनल, अंदर रह गया साइन थीटा डी थीटा। किसी को पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? बना ही लो भाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस की माइनस कॉस, बस ये सोचो। नहीं पता तो फिर तो मैं बता ही दूंगा।
माइनस कॉस। दो जनों ने बोला है कॉस और दो जनों ने बोला है माइनस कॉस, और जिन पर मैथ नहीं है उनको मैं बताऊंगा। चलिए तो भाई पर्दा उठा देते हैं इस बात से। याद रखो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा आई से लेकर थीटा फाइनल तक मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। माइनस बाहर आ जाएगा तो डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, माइनस पी ई। लिमिट रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। लेकिन ये तो बच्चों हमारे पास वर्क आया है, ये तो हमारे पास क्या है, वर्क। और पूरी बात ध्यान से सुनना जरा, ये अगर वर्क आया तो वर्क का रिलेशन तो हमारे पास इसका होता है, वर्क बराबर चेंज इन यू। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क का तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन होता है। कहने का मतलब ये जो ये वर्क निकल कर आया है एक्चुअली में ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया है। ये जो वर्क आया है ये वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के। किसी को याद है कि मैंने आपको बताया था जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, देखो दो बातें करता हूं। सबसे पहले जब वर्क निकालते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकलता है। अगर कहीं पर पोटेंशियल निकालना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ऐसी जगह पर जहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो 0। कहने का मतलब ये, अगर आपने यहां से वर्क कैलकुलेट कर लिया तो आपने कैलकुलेट कर लिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बराबर हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया या फिर वर्क आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है केवल पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, जो डेरिवेशन करना है। तो याद करो जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो हमें रेफरेंस पॉइंट जो लेना होता है ऐसी जगह लेना होता है जहां पर हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। तो देखना नाउ, ऐसा इमेजिन करो कि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इमेजिन करो कि ये डाइपोल इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अगर परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो जो एंगल हो गया शुरुआत वाला इनिशियल वाला थीटा आई, वो हो गया मेरे पास 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है तो इसका इनिशियल एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये किसी भी एक एंगल पर रोटेट करता है, मान लो ये यहां से ऐसे रोटेट करके डॉट डॉट करके दिखाता हूं, ये डाइपोल अब ऐसे आ गया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल जो थीटा फाइनल था वो थीटा मान लो, जो फाइनल एंगल है वो कितना हो गया, थीटा। तो अब देखना जरा, अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सोच के देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी में अगर कॉस का फंक्शन आ रहा है और मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, तो थीटा 9, अगर कॉस की वैल्यू 90 रखता हूँ वहां पर, तो कितना हो जाएगा, कॉस 90। हालांकि ये डेरिवेशन ऐसे ही करा देता पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा ठीक है। कॉस 90 0 हो जाता है, पता है सबको। अगर मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट या इसकी एक्सिस को पहले ही परपेंडिकुलर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। अब थीटा फाइनल को मैंने मान लिया कितना, थीटा, और यू फाइनल जो आया उसको कितना मान लिया मैंने, यू। समझ रहे हो आप लोग, थीटा इनिशियल रेफरेंस पॉइंट मैंने मान लिया कि 90 डिग्री पे रखा हुआ था शुरुआत में, जिससे मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। थीटा फाइनल को थीटा मान लिया तो यू फाइनल यू के बराबर हो गया। अब ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास एक सुंदर सा रिलेशन आएगा, यू बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। यू पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस पीई कॉस थीटा। अगर किसी डाइपोल को किसी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका आंसर होगा माइनस पीई कॉस थीटा। बात समझ गए क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई हमारे पास वो आ गई माइनस पीई कॉस थीटा। और अगर वर्क की बात करें, वर्क टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम थीटा आई, यानी थीटा इनिशियल एंगल से थीटा फाइनल तक, तो वर्क बराबर आ गया माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। बात समझ गए? अगर एग्जाम में डेरिवेशन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल निकालो, अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है,
तो आपका आंसर माइनस पी कॉस थीटा तक आएगा। क्लियर है क्या? अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। डिंगल भाई लेट आए थे, तो बप्पन भाई दोबारा से एक बार समझाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे लोग ध्यान से सुनना, बस डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद डेरिवेशन को ओरली समझा दूंगा एक बार। देखिए, एक डाइपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम आप भी कोशिश करा करो यार, बड़े डायग्राम बनाया करो, कि चीटी सी बना के दे देते हो ना, इससे बाद में दिक्कत होती है। ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, मान लीजिए ये रहा, कितना प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अभी जो एंगल है इसका वो थीटा आई है, मतलब इनिशियल एंगल ये है। ये इसको किसी थीटा फाइनल एंगल पर हमने रोटेट कराया, डाइपोल को ऐसे बना देता हूं, ये रहा डायग्राम, इसका ऐसे ही बनना है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब इसका एंगल हो गया हमारे पास, पहले ये था, अब इसको ले गए थीटा फाइनल पे, सही है। ये इसको एंगल पे रोटेट कराया, क्योंकि एंगल पे रोटेट कराया है तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर वाला आएगा, और वर्क हो जाएगा टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क एक्चुअली वहां पर यूज किया जाता है जब भी किसी बॉडी को रोटेट कराया जा रहा है। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, टाउ की जगह रखा मैंने पी ई साइन थीटा, और इंटीग्रेशन कर दिया। देख लो तीन, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो एक साइड में ये है, फिर ये है, फिर वहां से आपका जो फाइनल आंसर आया है, दो आंसर याद रखने हैं, यू वर्क बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो, और थोड़ा फास्ट करा करो, और नहीं समझ में आया करे तो पूछ लिया करो, पूछने में कुछ नहीं जाता। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, अक्षर क्यों नहीं आती, इसलिए तो मैंने इंपोर्टेंट लिखा है। इसलिए तो इंपोर्टेंट लिखा है। देखो जरा सुनो, नोट वाले डायग्राम या फिर ये जो मैंने दूसरा वाला डायग्राम यहाँ पर जो बनाया है, इसको इसलिए बनाया मैंने क्योंकि भाई याद करो, जब हम वर्क से पोटेंशियल एनर्जी निकालने की शुरुआत करी थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो आपको पढ़ाया गया था कि वर्क का रिलेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ होता है। फिर आपने बोला था सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ होता है, तो फिर क्या करें? तो मैंने समझाया था सर, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे निकालनी है तो इनिशियल वाले को आपको जीरो करना पड़ता है। जब हम एक सिंगल चार्ज के लिए स्टडी कर रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे ले लो। अब वो रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे क्यों लिया जाता था? क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती थी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपने वर्क निकाला है, उस वर्क से आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है, लेकिन हमें निकालनी पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज में और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों में डिफरेंस है भाई, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रेफरेंस पॉइंट जो है, वहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो तब होगी जब ये 90 डिग्री पे रखा होगा। तो इसलिए शुरुआत में इसको मैंने 90 पे मान लिया, और थीटा फाइनल मैंने थीटा मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल की निकल गई। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातें, और 100% समझ में आएगी, 99.9 भी नहीं होगी, बस ध्यान से सुनना। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा होता है। और आपको बता दूं कि जब भी कॉस फंक्शन हटेगा, कॉस फंक्शन रिमूव होगा, तो हमेशा याद रखना डॉट आता है। और एक खास बात और, जब भी आप डॉट करते हैं तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पी डॉट ई कर दिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जो कि एनर्जी यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ये साफ साफ क्लियर है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसा कि अब तक हमने पढ़ा है। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों यू और टाउ में एक रिलेशन होता है जो बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? सीबीएसई में तो बहुत कम ही आया है, लेकिन कंपटीशन में आ जाता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा,
एंड यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पीई कॉस थीटा। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो पीई से पीई कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, तो टाउ बराबर आ जाएगा माइनस यू टेन थीटा। टॉर्क बराबर आ जाएगा माइनस यू टेन थीटा। अब ये क्वेश्चन तब काम आएगा आपको जब भी क्वेश्चन में दो वेरिएबल दे रखे हो, या तो टॉर्क दे दे या यू दे दे तो थीटा पूछ लेगा, एनर्जी दे दे थीटा दे दे तो टॉर्क पूछ लेगा, टॉर्क दे दे एंगल दे दे तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा। यहां तक ये सीमित है, बस इस बात को याद रखना। क्लियर है क्या मेरी बात? जब भी क्वेश्चन आए पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का कोई रिलेशन दिया हो तो एंगल वगैरह ऐसे निकाल लेना है, टॉर्क और एंगल दे रखा है तो एनर्जी ऐसे निकाल देना है, मतलब यही फॉर्मूला है। बात समझ गए क्या? इस रिलेशन को भी दिमाग में याद रखना। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ अलग बात करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दो तरह के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं यहाँ पर हम। एक बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो चुपचाप बैठे हुए हैं ना एकदम, तो उसकी तरह कबूतर की तरह गर्दन जो है ना उसमें घुसा के, जो मुंह गर्दन में घुसा के या पेट में जैसे भी होता है, भाई से वो बाहर निकल आओ, है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। इंसान हो तुम, कबूतर शुतुरमुर्ग नहीं हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 12वीं क्लास के छात्र यार इतने स्लो होंगे तो कैसे चलेगा? तो भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहले ही जान लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक खास बात ये होती है कि जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, खास बात कह रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्टेबल होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ये भी ग्राफ के द्वारा समझाई जाती है बात, लेकिन वो अभी समय आया नहीं है। दूसरी बात, अगर अनस्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये दो बातें खास होती हैं इसमें। जब भी कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जब भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब इस बात को आप मेरे को समझाएं जरा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यू का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा है, ठीक है जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अपना डाइपोल इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है बिल्कुल ऐसे, अर्थात डाइपोल मोमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री बनाया है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मेरे पास माइनस पीई कॉस थीटा होती है। अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए तो मेरे को इस थीटा की वैल्यू चाहिए 0 डिग्री। निकाल के बता देता हूँ फिर समझाऊंगा। यू मिनिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो यू कितना हो जाएगा? तो आंसर है सर यू मिनिमम तो हो जाएगा माइनस पीई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 प्लस 1 होता है, इसलिए सर आंसर आया माइनस पीई। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है इस कंडीशन में। उसी प्रकार से मान लीजिए डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा जितना पढ़ाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, शुरुआत में ऐसे रखा है, डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है ना। अब सोचो अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बात करें तो हमें याद क्या रखना है? थीटा जो है 180 डिग्री होना चाहिए। ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल। बात समझ गए क्या? एंटी पैरेलल। और थीटा की वैल्यू अगर 180 रखता हूं तो यू मैक्सिमम आ जाएगा, जो कि आएगा माइनस पीई कॉस 180। कॉस 180 माइनस 1 होता है, इसलिए ये आ जाएगा प्लस का पीई। ध्यान दो, तो यहां पर हमारे पास माइनस पीई आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर प्लस पीई आ रही है, यहां पर मिनिमम है और वहां पर मैक्सिमम है। मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, पहले ही बता दूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। थीटा 0 डिग्री होता है स्टेबल में, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अगर ये वाली सिचुएशन है तो इस डाइपोल को कैसे रोटेट करना चाहिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज?
पहले वाले में ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए सब कुछ बता चुका हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। पहले वाले में ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? माइनूर वरुण ने बोला है क्लॉकवाइज। भाई सम्मान दोनों का करा करो। अंशिता क्लॉकवाइज, समरी ने बोला क्लॉकवाइज, राजन ने भी बोला भाई सब क्लॉकवाइज। अब तो साला मेरे को लग रहा है कि एंटी भी होता तो भी क्लॉक ही लिखता। स्वाति और अक्षय ने बोला क्लॉकवाइज। अभय ने बोला क्लॉकवाइज, लेकिन स्पेलिंग बहुत अलग लिखी है। तो बाकी लोग जो है भी कुछ अपना जो योगदान दे। तो भैया सीधी सी बात है, अगर ये P है डाइपोल मोमेंट, ढक्कन देख लो इसका, ये P की डायरेक्शन को शो कर रहा है और इस P को E की डायरेक्शन में आना है, तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा। P को ऐसे घूमना पड़ेगा, मतलब क्लॉकवाइज में। इस वाले में देखो, अगर ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, जो कि आपको पहले भी पढ़ाया गया है, इस P को अगर E के एंटी पैरेलल होना है, अपोजिट होना है, तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा। ऐसे घूमने का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आपकी जो ओरिएंटेशन होगी, याद रखना क्वेश्चन आता है इसमें, इसमें क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। कुछ बातें जो मुख्य बातें वो लिखा दी है मैंने। क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। तो भाई ये दो तरह की ओरिएंटेशन याद रखना है। कुल मिला के यहाँ पर बातें हो गई हमारे पास, एक ये फर्स्ट, दूसरा ये सेकंड, तीसरा ये थर्ड। तीन बातें हैं यहाँ पर मेन, स्टेबल के लिए भी अनस्टेबल के लिए भी। अगर सोच के देखो, मैं एक बात समझाता हूँ, अगर ये डाइपोल की एक्सिस है, मान लो इक्विलिब्रियम एक्सिस बोलो इसको, जहां पर ये स्टेबल रहता है, ये इक्विलिब्रियम एक्सिस है। यदि ये इक्विलिब्रियम एक्सिस है, इस डाइपोल को मैं उठा के ऐसे ले आया 90 डिग्री पे, डाइपोल लेटा हुआ था एक्सिस पे, उठा के 90 डिग्री पे ले आया। अब देखना, अब डाइपोल को मैंने यहां से छोड़ा, है ना, अगर ये वापस ऐसे अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, ऐसे था शुरुआत में, ऐसे था लेटा हुआ, मैंने उठा के 90 पे ले आया, अगर ये वापस ऐसे आ गया, तो मीन पोजीशन पर वापस आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और अगर मीन पोजीशन से दूर गया, उल्टा घूम गया, तो वो अनस्टेबल होता है। ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था जब फोर्स के लिए पढ़ाया गया था। स्टेबल का मतलब अगर मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं और वापस मीन पोजीशन पे आ जाए तो स्टेबल होता है, और अगर मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं और मीन पोजीशन से दूर चला जाए तो उसको बोलते थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मानते वाली बात? तो नहीं मानते। अब क्या याद रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, अनस्टेबल के लिए मैक्सिमम होगी, थीटा 0 डिग्री होगा, उसमें 180 डिग्री होगा, इसमें क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगी, उसमें एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगी। ये बातें थी जो आपको याद रखनी है। ये पेज नंबर 2 में आई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रखे आगे शायद निकल रही होगी, बहुत तेज भागती है ऊपर। तो हो गया तुम भाई, हो गया? एक क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, और तुम लोगों को ना 1 मिनट का टाइम मिलेगा मात्र, है ना। फेमस है वो, कैटरीना कैफ क्वेश्चन बना लो। कैटरीना कैफ क्वेश्चन है भाई। कई बंदों ने तो सुसाइड करने की सोची दीपिका की शादी के बाद। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कोशिश करी सालों में, हुआ मिसने। कैलकुलेट वर्क टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू स्टेबल, है ना।
बाकी आपको आंसर जो है ना पी और ई की टर्म्स में निकालने हैं। कर दो भाई, इस टेबल से उस टेबल तक। थीटा की टर्म्स में आएगा या फिर वो पी और ई की टर्म्स में तो कंफर्म है, बाकी आप लोग देखो कितना आएगा। थीटा कितना लेना है सोचो। थीटा कितना लेना है सोचो, अभी पढ़ा है मैंने। बोल दो भाई, क्या कह रहे हो, 1 मिनट तो होने दो भी। नहीं स्वाति मेरे को मत बता भाई, 180 डिग्री एंगल होगा बेटा, मेरे को तो आंसर बता। भाई क्वेश्चन पढ़ ले, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो कैमरा जूम कर देता हूँ, 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधे, सब दिखेगा। समय समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। आंसर ही नहीं देते यार ये है। 12 की रोज दे रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि फिर स्कूल को ना 1.5 घंटे तो फिर मामला अलग हो जाएगा। बाकी भी क्लास है ना, इंटरनेट सारे फूक देंगे। जब तक स्कूल नहीं खोल रहे तब तक देखते हैं। 2p भाई, हिमांशु भाई जीरो तो किसी भी हालत में नहीं है, सोच के भी क्या बोला तुमने जीरो। कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं बहुत बढ़िया। कुछ लोग अभी भी शुतुरमुर्ग बने बैठे हैं। भाई आंसर डिग्री में कैसे निकाल दोगे, एनर्जी है तो भैया। वो तुम्हारी मर्जी है, एंगल किसी में भी क्या ले रहे हो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस आंसर से मतलब है। चलो मैच करते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, इस टेबल से उस टेबल ने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाना है। स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेबल है तो शुरुआत में, क्योंकि आपको स्टेबल से टू अनस्टेबल रोटेट कराना है भैया, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है से इसमें ले जाना है, तो थीटा इनिशियल इसके लिए होगा, थीटा फाइनल इसके लिए होगा, क्योंकि पहले ये स्टेबल में था, तो स्टेबल के लिए 0 डिग्री होता है, अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री होता है। यही पढ़ाया गया था। और फिर वर्क पूछा गया था, तो वर्क का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ये वर्क है, वर्क बराबर आया -PE cos 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। cos 180 होता है -1, cos 0 होता है 1, तो -1 और -1 हो गया -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर आ गया प्लस का 2PE। निकलो आराम, प्लस 2PE। भाई साहब जिसका ये आंसर आया था बहुत ही बढ़िया, अपनी पीठ थपथपा सकते हो भाई, मुबारक हो उन्हें। 2PE प्लस का 2PE। इसी क्वेश्चन को अगर मैं घुमा दूंगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं कहा वही सेम क्वेश्चन दो टाइम पास के लिए। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, उसका आंसर समझ में आ गया। अब किसी ने पूछा भाई सर निकालना क्या था, तो भैया ये कैलकुलेट के आगे जो लिखा होता है वो निकालना होता है। क्लियर है क्या? बोल दिया करो, शर्माया मत करो। आजकल के बंदे तो साले ससुराल में नहीं समझा रहे, शर्मा रहे, और तुम साले ऑफलाइन ऑनलाइन में शर्मा रहे हो। बताओ यार कैसे हो तुम। क्वेश्चन देखना जरा, ये भी तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन। इफ ए डाइपोल
ऑफ चार्ज, देख लेना, प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री कर लो, एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ 10√3 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन रीड कर लो, न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल से होगा, ये मतलब न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। टॉर्क दे रखा है, एंगल दे रखा है, चार्ज दे रखा है, डाइपोल लेंथ निकालनी है। कर देना भाई जरा, आज ऐसे ही खेलेंगे यार, है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन करो। बात वाली बच्चों सुनो, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सही मायने में तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला लगा सकते हो, पीई साइन थीटा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, क्योंकि टॉर्क गिवन है आपको, टॉर्क दे रखा है 10√3, पी नहीं पता, ई की वैल्यू नहीं पता, तो कैसे होगा, ई भी तो देना चाहिए फिर, इतना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट डाइपोल लेंथ। अब ठीक है ना, तो अब तो सब कुछ खुल ही गया यार, पूरा भेद। नाउ बराबर पीई साइन थीटा, टॉर्क दे रखा है 10√3, पी नहीं पता, ई कितना दे रखा है 2 × 10⁵, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 60, साइन 60 जिसको नहीं पता लिख लेना कॉपी में, √3/2 होता है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा वैसे, तो P बराबर आ जाएगा 10/10⁵, मतलब 10⁻⁻4 कूलाम मीटर। ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट आ गया ना, P, और P बराबर होता है Q2A, P बराबर होता है Q × में 2A, ये होता है कितना दे रखा है 10⁻⁻4, चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रो मतलब -6, और जो डाइपोल लेंथ होती है, याद करो पूरी 2A ही एक डाइपोल लेंथ होती है, इसलिए कोई भी बच्चा ना ऐसा ना करे 2 से 2 को भी काट दे, या तो डाइपोल लेंथ को डाइपोल लेंथ लिख लो, या फिर 2A फैक्टर से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये पूरा 2A वेक्टर निकालना है आपको, तो 2A बराबर कितना आ गया 10⁻⁻4 अपॉन में 2 × 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा 200/2, मतलब 100 मीटर आ जाएगा, ये तो बहुत ही आ गया। समझ रहे हो क्या, अब ये 2 से मत काट देना, क्योंकि 2A जो है ना पूरा, यही तो डाइपोल लेंथ है। एक्चुअली बच्चे गलती भी करते हैं इसमें, क्योंकि उनके माइंड में एक ही चीज चल रही है कि डाइपोल लेंथ तो हमारे पास 2A होती है और उसमें 2 को बाद में काट लेंगे, और जैसे ही वो करते हैं आंसर उनका हो जाता है आधा। समझ गए आप लोग मेरी बात, या तो आप डाइपोल लेंथ को L मान लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन अगर आप मान रहे हो कि 2A लेकर चल रहे हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हमने पहले से ही 2A ले रहे हैं, पूरी 2A लेंथ जो है ना डाइपोल लेंथ है, बाद में A मत कर देना। हो जाएगा क्या, एक क्वेश्चन और दे दूं कुछ, एक क्वेश्चन और दे दूं क्या, नहीं 50 नहीं आएगा संभव,
वही चीज समझा रहा हूँ मैं, पूरा 2a ही डाइपोल लेंथ है मेरे भाई। तूने जो चार्ज इनटू में डाइपोल लेंथ करी है वो डाइपोल लेंथ 2a ही तो मानी है पूरी, या तो l ले फिर तू कंफ्यूज होगा, है ना। जो चीज पकड़ के चल रहे हो शुरुआत से एंड तक उसी के साथ रहो। सर 2a ही 50 मीटर कह रहा हूँ मैं। ये दो काट दिया मैंने भाई, ये दो काट दिया, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा कितना 100, 100/2 मतलब 50 आएगा, फिर ये बोलो ना।